क्या राजेश जी, देखिए कैसी बातें कर रहे हैं। नवीन जी कह रहे हैं कि अमित शाह और मोदी के आने से पहले ईडी आ गई। अब ये तो बिल्कुल कॉमन बात है ना कि राजस्थान बीजेपी को समझ आ रहा है कि अमित शाह और मोदी जी जितना काम करेंगे उससे कहीं ज्यादा काम ईडी कर जाएगी। तो जब युद्ध हो रहा होता है तो पहले अपना जो सबसे चतुर सेनापति होता है उसी को तो आगे उतारा जाता है। राजेश जी, बहुत सारे चुनाव देखे हैं आपने, देश में बड़े से बड़े प्रधानमंत्रियों के इंटरव्यू किए हैं आपने। ये हाल कभी देखा है कि चुनाव चल रहा है, 15 दिन 20 दिन बचे हैं और बीच में ईडी आ जा रही है, छापे चल रहे हैं। ये सब लोग डेमोक्रेसी में क्या ठीक लगता है? धन्यवाद संजय। देखिए, ये जो 5 चुनाव हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी और उनके जो दोनों बड़े नेता हैं ये जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले सबसे बड़े ये 5 राज्यों के चुनाव हैं जो एक इस तरह की धारणा बनाएंगे जब वो अगले लोकसभा चुनाव में जाएंगे कि ये नतीजे क्या कहते थे। और इस हिसाब से अगर हम तुलना करें तो फिलहाल जो स्थितियां नजर आती हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत शुभ संकेत तो नहीं है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो और चाहे मध्य प्रदेश हो। अलबत्ता ये जरूर है कि थोड़ा बहुत 19-20 होता रहता है, जैसे कि मध्य प्रदेश में 2 महीने पहले कर्नाटक जैसी बढ़त दिख रही थी कांग्रेस को। बढ़त अभी भी है लेकिन थोड़ी सी कम हुई है। राजस्थान में अशोक गहलोत ने बेहतर परफॉर्म किया है कुछ दिनों से, जो हम देख रहे हैं। पहले वैसा नहीं था। और छत्तीसगढ़ में तो स्पष्ट है कि कांग्रेस के लिए भारतीय जनता पार्टी अभी चुनौती के रूप में नहीं है, कुछ भी नहीं है। तेलंगाना में वो है ही नहीं। मिजोरम से बहुत ज्यादा उम्मीद वो कर नहीं सकते। तो अगर ऐसी स्थितियां हैं कि 5 राज्यों से जो ऑर्केस्ट्रा बजेगा रिजल्ट के बाद, वो धुन केंद्र सरकार को पसंद तो नहीं आएगी। और जब नहीं आएगी तो फिर वो क्या करेगी, मरता क्या ना करता वाले अंदाज में उन्होंने मध्य प्रदेश जब आप आए थे, आपको याद है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के इलाके में उनके बहुत ही करीबी जो थे, एक बड़ी फर्म थी, मल्टीनेशनल थी, उसमें छापे पड़े थे। मुख्यमंत्री के अपनी सभाओं के पहले साड़ियां बरामद हुई थी। ये कैसे बरामद हुई, कहां से बरामद हुई? वो साड़ियां अपनी लाडली बहनों को बांटने के लिए लाई गई थी। उधर राजस्थान में जो स्थितियां बनी है उसके में जो इन दोनों राज्यों में चूंकि चरित्र एक जैसा है, क्योंकि दोनों राज्यों में तीसरे दलों के लिए बहुत सीमित उपस्थिति रहती है और एक तरह से दोनों दल ही आमने सामने रहते हैं। तो जो मुझे ऐसा लगता है कि एक 3 बड़े कारण हैं जो इनकी चिंता का विषय है और जिसलिए ये ईडी, सीबीआई और ये, आपको याद होगा जब कांग्रेस हुकूमत में थी और यूपीए सरकार थी तो सीबीआई को लेकर के यही भारतीय जनता पार्टी क्या-क्या बातें करती थी और किस तरह से नहीं उसको कटघरे में खड़ा किया। तो अभी जो जब देख रहे हैं कि पराजय सुनिश्चित है, तो और एक निर्वाचन आयोग मदद करता है, मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि निर्वाचन आयोग जिस तरह से इन दिनों बिहेव कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, वो लेकिन कितनी सीमा तक मदद करेगा सरकारों की, या राजस्थान में अशोक गहलोत के खिलाफ या मध्य प्रदेश में शिवराज के पक्ष में या छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के खिलाफ। तो निर्वाचन आयोग एक सीमित सहायता ही उनकी कर सकता है, लेकिन एक लंबे स्तर पर जब एक व्यापक नेगेटिविटी है, एक डबल इंजन का डबल नुकसान जब हो रहा है, तो फिर मुझे कहने में कोई हिचक नहीं कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत ट्रेडिशनल पार्टी है वो खामोश बैठी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो टीम है, जो हर बार बड़े प्रोएक्टिव होके जो काम करती थी, इस बार वो खामोश बैठी है। और तीसरी चीज ये है कि भय है। जब सत्ताधीशों के अंदर भय आ जाए तब फिर ये कहा जा सकता है कि फिर वो कोई भी कदम ठीक से नहीं उठाते। भय क्या है? भय ये है कि राजस्थान में जैसे वसुंधरा को भले ही उन्होंने टिकट दे दिया, 27 टिकट दे दिए, शिवराज के लोगों को टिकट दे दिए, थोड़ा सा चिट्ठी लिख करके शिवराज के गीत गा दिए, लेकिन इतना अपमानित वो कर चुके हैं कि उसके बाद इस सम्मान का ये कोई बहुत उसका मतलब नहीं रह जाता है। तो नरेंद्र मोदी जानते हैं कि चुनाव के बाद वसुंधरा को मुख्यमंत्री तो बनाने से रहे वो, लेकिन अगर मान लीजिए बना भी दिया और उनके लोग भी जीत के आ गए, मान लीजिए अगर हम एक कल्पना करें कि ऐसी कोई स्थिति बन गई, तो भी वसुंधरा अब मोदी जी के लिए बहुत अच्छे
मतलब कोई निमंत्रण पत्र तो नहीं भेजेंगी उनके लिए। और यही हाल शिवराज का है। शिवराज को उन्होंने इतना अपमानित कर दिया है कि अब शिवराज जो कर रहे हैं वो अभिनय है। अन्यथा तो वो पूछ ही चुके थे लोगों से कि भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनना है कि नहीं बनना है, बताइए, और हम उसका साथ देते हैं जो हमारा साथ देता है। तो ये तो बहुत साफ साफ कह चुके हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, मुझे लगता है घबराहट में सरकार के पांसे अब उल्टे पड़ रहे हैं और मरता क्या ना करता वाले अंदाज में पार्टी व्यवहार कर रही है, जहां उसके हाथ में आने के लिए कोई बहुत बड़ी मुझे नहीं लगता फिलहाल के कोई बड़ी कामयाबी है। ये कहते हुए भी मैं आखिरी बात कह रहा हूं कि दोनों राज्यों में दोनों पार्टियों का अभी भी ठोस जनाधार है, और ठोस जनाधार के बाद भी अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत शुभ संकेत इन राज्यों से नहीं आ रहे हैं। जी राजेश, ये जिस तरह की कार्रवाई होती है, चुनाव से पहले ईडी के छापे होते हैं, डराने वाली कोशिश होती है, जनता आ चुकी, आपने बहुत बड़े चुनाव देखे हैं, जनता के बहुत करीब रहे हैं आप, जनता के मन में क्या मैसेज आता है किया ये डर जाएगी कांग्रेस, या जो आम आदमी होता है उसको समझ में नहीं आता कि ये ईडी के छापे क्यों पड़ रहे हैं, तो ये छापे फायदा करते हैं सत्ता दल को या नुकसान पहुंचा देते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। सत्ताधारी दल को कभी फायदे नहीं करते। और दूसरी बात मैं बताऊं कि आपने जनता की बात कही, बहुत अच्छा सवाल है। आपको मैं बताऊं कि भारत में आप देख लीजिए, लगातार सत्ता में रहने के कारण कांग्रेस, ये पहला चुनाव में देख रहा हूं पिछले 45-46 साल की अपनी पत्रकारिता में कि कांग्रेस पहली बार इस तरह से कुछ लड़ते हुए दिखाई दे रही है। अन्यथा जनता कांग्रेस के लिए सत्ता देकर के उसके हाथ में दिया करती थी। आप कोई भी विधानसभा का देख लीजिए, लोकसभा का देख लीजिए, कांग्रेस के लिए लोगों ने लड़ने का काम किया है। कांग्रेस ने अपने लिए कभी लड़ने का काम नहीं किया। तो कांग्रेस का लड़ने का वो जो जुझारू चरित्र है, अब ये मैं कह सकता हूं कि पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कई वर्षों के बाद। और शायद इसलिए कि जो बूढ़ा शेर है, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरा श्रेय देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसी पार्टी में प्राण फूंके हैं जो सर्वाधिक दीनहीन, निर्बल, बारीक, महीन आकार में थी। इससे दुर्बल आकार में कभी कांग्रेस पार्टी नहीं रही। जी राजेश जी, ये मनोविज्ञान क्या है नेता का जो जनता को इतना मूर्ख समझते हैं ये लोग? देखिए संजय जी, ये एक हमारी मतलब लोकतांत्रिक कुछ व्यवस्था की आप विद्रूपताएं कह सकते हैं कि हम संसार के सबसे युवा देश कहे जाते हैं। इसलिए युवा देश कहे जाते हैं कि 35 करोड़ से ज्यादा यहाँ नौजवान हैं। और दुनिया के तमाम देशों में, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, कनाडा भी शामिल है और यूरोप भी शामिल है, वहाँ की आईटी इंडस्ट्री पर हमारे तमाम टैलेंटेड लोगों ने उस पर एक तरह से एकाधिकार कर रखा है। ऐसी सूरत में जब हमारी डेमोक्रेसी को के जो नियंता हैं, चलाने वाले लोग हैं, जब ये समझते हैं कि आज भी उनका मतदाता वही है जो 1960 में था, जो 70 में था, और उन्हीं तरीकों से उसको बरगलाया जा सकता है, उनको बेवकूफ बनाया जा सकता है, तो हमें माफ कीजिए, लगता है कि हमें उनकी ये सोच, उनका बड़ा मासूमियत भरा लगता है। ये 2023 का हिंदुस्तान है और इसलिए इनका जो तर्कश है, भारतीय जनता पार्टी के तर्कश से जो तीर निकल रहे हैं, वो 1960 के हैं। वो एक्सपायरी डेट के हथियार हैं, एक्सपायरी डेट के औजार हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी जिन तीरों को चला रही है वो उलट के उसके ऊपर लग रहे हैं, क्योंकि अब ये तीर चलने वाले हैं नहीं। कब तक आप इन तीरों का सहारा लेंगे? एक काठ की हांडी एक बार चढ़ गई, दो बार चढ़ गई, लेकिन हर बार तो नहीं चढ़ेगी। देखिए, आज का युवा फ्रस्ट्रेट है, कुंठित है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसको नौकरी के लिए अवसर नहीं मिल रहे हैं, सरकारी नौकरियों में पाबंदियां लगी हुई हैं, राज्यों में भर्तियां, जो उत्तर प्रदेश की स्थिति आपको सब पता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये सिंध राज्यों में देखिए भर्तियां कितनी हुई हैं, पद खाली पड़े हुए हैं, रेलवे में वर्षों से पद भरे नहीं गए हैं। तो ये लगता है कि अब ये भर्ती दफ्तर सारे के सारे निठल्ले बैठे हुए हैं। जब सरकार संविधान के अपने उन अनुच्छेदों और प्रावधानों को मखौल खुद उड़ाती है, जिनमें ये कहा गया है कि इस देश के हर नागरिक को हर हाथ को काम देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, शिक्षा देना, रोजगार देना, ये सरकार का धर्म है, कर्तव्य है, तो मुझे लगता है कि ये संविधान का खुला मखौल उड़ा रहे हैं। जी संजय जी।